Hi, this is Bartosz. In order to help you to understand the materials that we share with you better, the managing director, Mr. Dubey, prepared the material in Hindi language, in which he is sharing the very important things on the visa application process. Enjoy. I decided to share tips and knowledge that will allow you to get throughout the whole visa application process successfully, without help of agents that often cheat on you, take money and disappear, give fake promises, fake visa appointment dates, and fake work permits. So here you are, pure and honest knowledge from the very beginning until getting the visa. Watch the whole video, focus, subscribe, and get the visa. नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय भारत। So today I'm going to speak about Polish visa, और हम लोग हिंदी में बात करेंगे। तो जितने भी दर्शक हैं वो समझ सके प्रोसेस कैसा होता है। एक्चुअली प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, बट अभी कोरोना की वजह से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, और इससे पहले काफ़ी सारे एजेंटों का मसला था कि एजेंट लोग फेक वर्क परमिट दे रहे थे बंदों को। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, फेक वर्क परमिट था, फेक प्रोमिसेस थे, गलत अपॉइंटमेंट डेट वो खुद से प्रिंट करके एडिट करके 15,000 ले लिया, 20,000 ले लिए, फिर उसको वर्क परमिट के ऊपर से डेट दे दिया, अपने मन से ही चल रहा था। फिर उसके बाद VFS पे शिफ्ट हुआ क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारे थे, और फिर VFS में शिफ्ट होने के बाद वहाँ भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। पहले 2-3 दिन अपॉइंटमेंट मिला, फिर उसके बाद से सारे एजेंट हो गए। ग्रुप में सजेशन मांगो या मैसेज करो, फेसबुक पे सजेशन मांगो तो 40 एजेंट आपको मैसेज कर देंगे, अपॉइंटमेंट के लिए मुझे इनबॉक्स करे, यू नीड अपॉइंटमेंट, कॉल मी, मैसेज मी। आधा काम तो इन लोग ने खा लिया। नौकरी कोई और करे, पैसा कोई और कमाए, मतलब सामने वाला काम भी नहीं कर सकता है खुद से। ये एजेंट बैठे हैं, नहीं भाई तुम काम करोगे तो मेरे को पैसा कौन देगा, ऐसा। तो ये सारी चीज़ों को साइड में रख के पुलिस वीज़ा के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट का बहुत ही अच्छा सिस्टम अभी बन गया है। पहले secure.e-consulate होता था, अभी secure2.e-consulate है। secure2e-consulate को लॉगिन करने के बाद, वेबसाइट ओपन करने के बाद कंट्री सिलेक्ट करें। 4-5 कंट्रीज़ को रखा है वहाँ पे, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि इन कंट्रियों से ज़्यादा लेबर जाता है, पोलैंड। तो इंडिया सिलेक्ट किए, न्यू दिल्ली, मुंबई, जो प्रिफरेबल लोकेशन है वो सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे एक प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म बोलेंगे सबमिट करने। उसमें आपको डेटा डालना होगा वर्क परमिट का, या वर्क परमिट का डेटा, अपना पासपोर्ट का डेटा डालना होगा उसमें। फिर वो डालने के बाद आपने मेल अपने सेव किया, आपको मेल मिला कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर एक ड्रॉ खुलेगा, ड्रॉ में ईच ड्रॉ हैव 200-300 कोटास। अगर उसके ऊपर गया तो तुम्हारा नहीं खुलेगा। ओके, सो अब ये होगा कि हमारा ड्रॉ कैसे खुले। तो पहले ड्रॉ का डेट देख लो, जैसे 24 तारीख है, 24 है, तो 24 के सुबह 8 बजे ऑफिसेस खुलते हैं, 9 बजे 8 बजे। तो 24 की सुबह आप बैठ जाओ लैपटॉप पे, अपने PC पे या साइबर कैफ़े पे, और
नया एप्लीकेशन 24 की सुबह करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम होता है कभी कभी, और कभी कभी रैंडमली सिलेक्ट करता है। अगर डेटा ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर है तो कोई एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। खुद से अपना डेटा डालिए, खुद से अपना प्रिलिमिनरी फॉर्म भरिए, ड्रॉ खुलने के बाद आप अपने फॉर्म को लेके पहुंच गए एम्बेसी। रिजेक्शन, हम लोग बात करते हैं रिजेक्शन हो क्यों रहा है। रिजेक्शन में एक ही चीज़ है, पॉइंट नंबर 9, इंटेंडेड स्टे इज़ नॉट जस्टिफाई। इसका मतलब है कि आप पोलैंड जाने के बाद आपका इंटेंशन नहीं है कि आप रिटर्न आएंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑन दैट थिंग। आपका वर्क परमिट 1 साल का है, भले आपकी कंपनी ने बोला आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क परमिट 1 साल का है तो इंटेंडेड डेट आप अपने फॉर्म में 1 साल का ही डालेंगे। 365 डेज 364 डेज डालें एक दिन ट्रैवल करने में। अगर इंटेंडेड डेट हम लोग डालते हैं प्रॉपरली तो वीज़ा रिजेक्शन का चांस कम है। और उसके लिए प्रूफ क्या जस्टिफाई करेंगे आप? टिकट, नो मैटर 40-50 हज़ार रुपया यहाँ वहाँ फूकने से अच्छा आप टिकट अपना बुक कर लीजिए। और टिकट ऐसा बुक करें, फ्लैक्सी टिकट। जो फ्लैक्सी टिकट होता है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, रिफंडेबल होता है। तो जब एक जेन्युइन टिकट होता है, फ्लेक्सिबल टिकट होता है या बुकिंग भी होती है, तो एक बुकिंग भी प्रॉपर डेट पे करिए और वही डेट आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे डालिए, क्योंकि ये भी मायने रखता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। एक गैप बना लीजिए 30 दिन का। चलो ठीक है, मेरा पहला ड्रॉ नहीं खुला, दूसरे ड्रॉ में 30 दिन का एक गैप ऐसा बना के चलो। नो मैटर वीज़ा मिला तो उसके बाद तो फ्लाई करना ही है। और इंटरव्यू के दौरान क्लियर रहे अपनी कंपनी के बारे में। बहुत सारे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है काम क्या करना है, बोल दिया अरे काम है, बहुत बढ़िया काम है उधर, सब लगे पड़े उसी में, चलो बहुत बढ़िया काम है, अब इंटरव्यू होगा। फॉर श्योर कॉन्सुलेट जो भी है कॉन्सुल है, ही गोइंग टू आस्क यू अबाउट द वर्क प्लेस, व्हाट यू गोइंग टू डू, कहाँ काम करने जा रहे हो, हाउ मच सैलरी यू गेट, कितना सैलरी तुमको मिलेगा, एकोमोडेशन कहाँ है, एकोमोडेशन से वर्क प्लेस कितनी दूरी पे, सैलरी तुमको टैक्स के साथ मिलेगा या टैक्स काट के मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग ही गोइंग टू आस्क यू। 30% टैक्स काट के कितना पैसा मिलेगा, हर एक चीज़। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, कंपनी क्या फैसिलिटी दे रही है, रहोगे किधर, एकोमोडेशन प्लेस के कहाँ है, ये सब डालने के बाद अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं, फर्स्ट सक्सेस वहाँ पे। सेकंड सक्सेस जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू के दौरान नीट एंड टाइडी क्लीन शेव पहुँच गए और जस्टिफाई किए अपने आप को कि हाँ मैं जा रहा हूँ नौकरी करने। उनको बताओ व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पीछे कौन है यहाँ जो आपका इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि उनको ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे लड़कों ने ये बना के रखा है कि यूरोप पहुँचे, एक बार पोलैंड पहुँचे, फिर वहाँ से भागना है। किसी को पुर्तगाल जाना है, किसी को जर्मनी जाना है, और फिर यहाँ वहाँ भागने के बाद लाखों रुपया और डाल दिए उधर से। चलो टेम्पररी कार्ड बना लेता हूँ, TRC बना लेता हूँ, वर्कर कार्ड बना लेता हूँ, घर वालों से पैसा मंगाए और पैसा डालने के बाद मालूम पड़ा गटर साफ़ कर रहा है, कोई होटल में बर्तन घस रहा है, काम ही नहीं है। जब तुम जा रहे हो पोलैंड एक प्रॉपर वर्क के लिए, उसी वर्क पे टिके रहो, क्यों भाग रहे हो? वीज़ा तुमको मिला सक्सेसफुल, तुमने सोचा नहीं उसके बारे में। हाँ, तुमको फिर एजेंट मिला, एजेंट ने तुमको चूतिया बनाया और तुम खुश हो गए उसमें। तो एक अपने आप को जस्टिफाई करो कि तुम वहाँ सिर्फ काम करने जा रहे हो। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे माँ बाप है यहाँ पे या बीवी बच्चे हैं, और तुम रिटर्न आओगे इंडिया या नेपाल,
इस तरह से आपको दिखाना है, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कंसोल। और जब हर चीज़ होता है, जब ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली उन तक पहुंचता है, तब जाके वो एक वीज़ा पे साइन करते हैं कि हाँ ये बंदे को ये जेन्यून है, इसका वर्क परमिट जेन्यून है, कंपनी जेन्यून है, ही नो अबाउट व्हाट ही गोइंग टू डू, इसको पता है कि ये क्या करने जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, तब इसको चलो वीज़ा देते हैं। कॉन्सुल तो चाहेगा कि तुमको पता रहे कि क्या काम करने जा रहे हो तुम। इवन वो तुमको बोले अरे तुमको वहाँ पे जाके गटर साफ़ करना होगा, बट इफ़ यू नो अबाउट योर वर्क जॉब, योर वर्क ऑर्डर, सो यू कैन आंसर। तुम बोल सकते हो कि नहीं सर मैं जा रहा हूँ एज ए प्रोडक्शन वर्कर, मैं जा रहा हूँ एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मैं जा रहा हूँ एज ए इलेक्ट्रिशियन। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो। तो एप्लीकेशन जो होता है, वीज़ा एप्लीकेशन, वो इम्पोर्टेंट है। इंटेंडेड डेट इम्पोर्टेंट है, जो आपका डेट जाने का और आने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 99% रिजेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हो रहा है। और तुम किसी से भी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, पॉइंट नंबर 9 ही होगा रीज़न। और वो रीज़न इसीलिए निकल रहा है क्योंकि वो हमारी गलती है, हम लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आप लोग के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं, अब मैं रेगुलेशन पढ़ता हूँ, जो रेगुलेशन आया हुआ है नया इसका पोलिश वीज़ा का, तो रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो रिजेक्शन होने का चांस ही नहीं है। 99% आपको जो है वो वीज़ा जो है आपके डॉक्यूमेंट में मिलेगा। और एक और रेगुलेशन आया है इनका कि while submitting your application you need to submit your bank account statement। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट क्यों मांग रहे हैं वो? ताकि वो देखना चाहते हैं कि यू हैव इनफ मनी टू ट्रैवल। क्योंकि कोई भी कंपनी, ठीक है, उनका मानना ये है कि कंपनी जो है, कोई कंपनी आपको टिकट दे रही है, कोई कंपनी टिकट नहीं दे रही है। इनिशियल स्टेज पे कोई टिकट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो वो इनिशियली आप किस तरह से पहुंचोगे, अगर आप पहुंचते हो तो वहाँ आपके पास 1-2 महीने खाने के लिए पैसे हैं या नहीं। जाते ही तुमको कोई सैलरी देगा नहीं, सो दे नीड टू चेक दोज थिंग्स। तो आप अपने बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के, टिकट को तो सिर्फ बुकिंग करना है, तो जो टिकट का अमाउंट है वो अपने बैंक में डाल दीजिए अकाउंट में, उसका स्टेटमेंट ले लीजिए, बैंक मैनेजर का स्टैंप ले लीजिए और बैंक मैनेजर से बोल दीजिए कि सर मैं जा रहा हूँ एम्बेसी अपना वीज़ा सबमिट करने। इफ़ देयर इज़ एनी कॉल, बैंक में कॉल आता है एम्बेसी से या कहीं से, तो मेरे बारे में, मेरे अकाउंट के बारे में प्लीज़ जानकारी दे देना ताकि मेरा वीज़ा सक्सेस हो जाए। उसके बाद मैं इन्वेस्ट भी करूँगा आपके बैंक में, थोड़ा छोटा मोटा एक फ़ंड भी बना दूंगा, तो बैंक मैनेजर भी आपको सपोर्ट करेगा उस चीज़ में। द होल थिंग कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पोलिश वीज़ा, आप कमेंट में डाल सकते हैं। श्योर यू गेट रिप्लाई। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, क्योंकि अगला वीडियो जो है, वी आर गोइंग टू मेक आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन वर्क इन यूरोपियन कंट्री। जय हिंद।